रजक शब्द का पूर्व अर्थ राजाओं की समिति था, लेकिन बाद में इसका अर्थ धोबी या रंगरेज हो गया। डॉक्टर नवल वियोगी जी भारत की आदिवासी नाग सभ्यता में लिखते हैं कि तक्षक यानी कि नाग शासक बुद्ध के जीवन काल में रजक नाम से जाने जाते थे। इसी कारण रजक शब्द अपमान का प्रतीक नहीं था। भंडारकर के अनुसार इसका मूल अर्थ है महासंघों के शासक समिति यानी राजाओं अथवा कुलकाओं की समिति था। हम जानते हैं कि वे वास्तव में ही वीर क्षत्रिय यानी कि नागवंशी थे, मगर समुद्रगुप्त ने उन्हें अंधविश्वास व शोषण का प्रतीक, जातिवादी हिंदू वर्ण व्यवस्था तथा शोषण, गुलामी, जबर जोर की प्रतीक, सामंतवादी प्रथा के दो पाटों की चक्की में डालकर पीस डाला। अतः वे आर्थिक और सामाजिक तौर पर स्वतः ही नीचे आ गिरे, दीनहीन और कमजोर बन गए, क्योंकि उनकी तलवार व सत्ता दोनों ही छीन चुकी थी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने जा रहे हैं सतनाम सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक चमार जाति का गौरवशाली इतिहास से। पेज नंबर 151, रजक शासकों से धोबी और रंगरेज। हमारा शोध इस दिशा में है कि आज के रंगरेज, धोबी अतीत से रजक नामक मूल निवासी शासक हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक ऐसा भवन मिला है जिसमें अंग्रेज इतिहासकार व्हीलर ने कपड़े धोने व रंगने की कार्यशाला बताया है। इसमें 3 कमरे हैं। एक कमरे में 3 गड्ढे हैं, कोने में एक कुआं भी है। अन्य चिन्ह भी ऐसे मिले हैं जिनके आधार पर इस भवन को कपड़ा धोने, रंगने तथा छापा डालने की कर्मशाला कहा जा सकता है। उस समय कपड़ा धोने, रंगने और बुनने वालों के अपने अपने संघ थे। इन संघों के प्रमुख होते थे। अलग अलग शिल्पों से जुड़े लोग ही युद्ध कला में भी पारंगित होते थे। हमारे पास उदाहरण है कोली। कोली शासकों की रानियां स्वयं कपड़ा बुनती थी। भगवान बुद्ध के पिता स्वयं हल चलाते थे। इसी प्रकार कपड़ा रंगने व छापा देने के शिल्प से जुड़े प्रमुखों की रजक उपाधि थी। इसे डॉक्टर नवल वियोगी बड़े ही स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं। अब हम दूसरे पदम नाग यानी बरेटा पर विचार करते हैं। हाल ही में हमारे अध्ययन से अर्जित ज्ञान के अनुसार इस शब्द की व्युत्पत्ति तलाश करना कठिन है। कारण है कि कौटिल्य के अनुसार इस वर्ग का संबंध संघों के साथ होने के कारण आर्यों के घोर शत्रु थे। उसी वैमनस्य की भावना के कारण समकालीन पुराणों ने इनके महत्व तथा इतिहास को आंखों से ओझल कर दिया। इसी कारण उन ग्रंथों से इस शब्द का कोई भी अर्थ या व्युत्पत्ति तलाश करना अंधेरे में लाठी चलाने वाली बात होगी। अतः हम आधुनिक साहित्य की सहायता से ही इसके रहस्य को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। आधुनिक शब्दकोशों में इस शब्द का अर्थ धोबी तथा टका देश, जो पंजाब में व्यास तथा चिनाब नदी के मध्य में था, उसे दिया गया है। हम इससे इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि बरेटा शब्द का संबंध टका देश या टका वंश अथवा धोबी जाति के साथ है, मगर इस अर्थ से हम किसी भी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु मंजिल के करीब अवश्य दिखाई पड़ते हैं। इससे ये भी बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी सोच की दशा बिल्कुल ठीक है। अब हम विभिन्न प्रदेशों में इस शब्द के प्रचलित भाषाई स्वरूपों को तलाश करते हैं। राजस्थान में टक्का शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, मगर गुजरात के दक्षिणी भाग तथा महाराष्ट्र में हमें बरठे तथा वरटके शब्दों का प्रचलन मिलता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि वाटके शब्द का प्रयोग वोथे की तरह वंशनाम के लिए प्रयोग हुआ है। इस शब्द का अर्थ इस प्रकार होगा, वर यानी कि बड़े या वरिष्ठ, और टके, टके का अर्थ है टका का बहुवचन। वटके इसका अर्थ होगा बड़े या वरिष्ठ टके। मूल शब्द यही है तथा वरेठा तथा वरेटा इसका अपभ्रंश रूप है। बोलने की कठिनाई के कारण इसमें क शब्द उड़ गया है, जो पाली शब्द का विशेष गुण है। जहाँ व्यंजन अक्सर सुरक्षित रहते हैं, मगर कभी कभार बोलने की कठिनाई के कारण उड़ जाते हैं, तथा दूसरे रूप में बरठे में व्यंजन ट का रूप बदलकर ठा बन गया है तथा क उड़ गया है। स्पष्ट होता है कि वरेठा तथा वरटके टका जनजाति के प्रमुख का पदनाम है, मगर हम पहले प्रमाणित कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में यह शब्द वंश के नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि जो बरटके या वरठे हैं उनका टका वंश से खून का संबंध है। समान वंश नाम का अर्थ है दोनों के खून का संबंध।
अर्थात टका नाम की जनजाति का पंजाब की टका क्षत्रिय जाति से खून का संबंध था, यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है। टका लोगों का टका तथा मेघ रूप में विभाजन बुद्ध के जीवन काल अथवा उसके कुछ पहले हो चुका था। यानी इस काम के बाद टका लोग मुख्यतः कपड़े को सजाने का धंधा करने लगे थे, जिसका कपड़े को धोना तथा रंगना एक प्रमुख भाग था। मगर यह रूप पूर्णतया उत्पादक के धंधे से ही था या भाड़े पर काम करना संघ समाज के लोग अपना अपमान समझते थे। टका लोगों के उक्त रूप को संस्कृत भाषा में रजक नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है कपड़ा रंगने और धोने वाला। आधुनिक हिंदी शब्दकोशों में भी यही अर्थ आता है, मगर प्राचीन काल में शब्द का अर्थ भिन्न था। आदरणीय विद्वान के.पी. जायसवाल इस विषय पर बहुत मूल्यवान सूचना देते हैं। कहते हैं कि जैन सूत्रों के अनुसार लिच्छवियों ने एक बार अपने पड़ोसी मल्ल लोगों के साथ मिलकर एक महासंघ बनाया। महासंघ की संयुक्त समिति के 18 सदस्य थे। 9 लिच्छवियों ने तथा 9 मल्लों ने, जिन्हें लेचकी तथा मल्ला की क्रमशः पुकारा गया। संयुक्त समिति के सदस्यों का पदनाम गणराजा था। संयुक्त समिति के सदस्यों के लिए अमरकोश का टेक्निकल या परिभाषित शब्द रजक मूल रूप से निर्दिष्ट हुआ है। इसका अर्थ हुआ उक्त समाज का संबंध उस युग के संघ के प्रमुखों अथवा राजाओं के साथ था, जिनकी समिति को रजक पुकारा जाता था। फारसी भाषा में इस शब्द का अर्थ रोजी या रोटी देने वाला है, जिसका मंतव्य भी राजा से ही है। हम भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध के पिता शुद्धोधन राजा होते हुए भी स्वयं हल चलाते थे। ऐसा लगता है कि बाद में वैदिक ब्राह्मणी वैमनस्य के कारण इस शब्द के अर्थ का अनर्थ कर दिया गया, यानी कपड़े धोने या रंगने वाला, क्योंकि यह उनके धंधे का प्रमुख भाग था। ये थी एक छोटी सी जानकारी धोबियों के इतिहास के बारे में। इसी तरह की फिर एक जानकारी लेकर जल्दी ही आएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।